अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीक्स ड्रामा मीटर। आज जिन ड्रामों को मैं रिव्यू करूंगी, मैं अभी अपने नोट्स देख रही थी एंड आई वाज रियलाइजिंग दैट हमारे बहुत से ड्रामे अब ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ हीरो हीरोइन की बात नहीं होती, जिसमें कभी कभी वो कैरेक्टर्स जिन्हें आप शुरू में समझते थे कि वो साइड कैरेक्टर्स होंगे, वो एक्चुअली मेन कैरेक्टर्स हो जाते हैं। एंड वन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ द रिमार्केबल तनमन नील ओ'नील। आई बी टॉकिंग अबाउट तनमन नील ओ'नील and also many other dramas that I've seen this past week. Do comment and let me know if you agree with my reviews. सुन मेरे दिल से स्टार्ट करते हैं। अगर आप समझे थे, जैसे मैं समझी थी, कि सुन मेरे दिल में रोना कुछ कम हो गया, कि सदफ़ और अमार का ट्रैक अब ख़त्म हो रहा है, बिलाल और सदफ़ का ट्रैक अब जल्दी जल्दी रोमांस की तरफ जाएगा और हमशा अब डायलॉग देना छोड़ेगी, और सदफ़ की अम्मी खलील साहब सदफ़ की अम्मी बनकर हमें मैरिज पे डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ नहीं देंगे, अगर आप समझते थे कि सब ख़त्म हो गया है, देन यू वर रॉन्ग and I was wrong. The drama is going strong with the toxic messages that it gives out. Or toxic nahi, I think the drama continues to run strong with the silly messages that it gives out, and also it's going very slow. तो जहाँ हम चाहते हैं कि अब जल्दी जल्दी कहानी खुशी की तरफ जाए, वो अभी भी आंसुओं में डूबी हुई है। तो खैर अमार रो रहा है, अमार हमशा के पास जाता है, रो रहा है। वो कहती है कि तो उसने तुम्हें बताया कि बिलाल अब्दुल्ला के साथ डिनर पे गई तो तुमने उसे थप्पड़ क्यों नहीं मारा, थप्पड़ मारना चाहिए था। अपेरेंटली इस वक्त थप्पड़ मारना चाहिए था, बहुत अच्छी बात है। और सदफ़ कहती है, सदफ़ भी अपनी माँ से कहती है, उसकी माँ बालों में तेल लगा रही होती है और वो कहती है कि उसे गुस्सा ही नहीं आया, उसे मेरे मुंह पे उठा के थप्पड़ मारना चाहिए था। अब ना वो गुस्सा है ना वो मर्द का बच्चा है। तो अपेरेंटली इवन सदफ़ वांटेड हिम टू गेट एंग्री एंड मे बी गिव हर अ स्लैप। और ये सब बात हो रही है, ज़ावियार साइड पर बैठा बेचारा होमवर्क कर रहा है। बहुत बुरा पड़ता होगा ये बच्चा, जिस घर में रहता है जहाँ हर वक्त यही बातें होती रहती हैं और अम्मी भी ऐसी हैं उसकी। सो एनीवे, बिसाइड्स द पॉइंट, बस मैं सोचती हूँ जब मैं देखती हूँ ना कि बेचारा ज़ावियार अपनी स्कूल लाइफ में अपनी होमवर्क में बैठा बैठा ये बहन की लव स्टोरी और माँ की फ़िलासफ़ी सुन रहा है। व्हाट अ टफ लाइफ फॉर दिस किड। एनीवे, बैक ऑन ट्रैक। अगले दिन सदफ़ जो होती है वो दुबई जाने का साइन कर लेती है। शी इज़ गोइंग टू दुबई फॉर वर्क। बिलाल अब्दुल्ला भी वहाँ पहुँच गए हैं। तो हमशा कहती है कि तुम उसके पीछे जाओ, उसे छोड़ना नहीं। एंड दोस्त भी है, एक अमार का दोस्त है, वो भी बड़े एडवाइसेस देता है जो फिर आप सोचते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो वो दोस्त कहता है, लड़की के बारे में कहते हैं इतनी आसानी से जाती नहीं, और अगर जाती है तो जाने से पहले निकल जाती है। ओके, ऑल राइट। एनीवे, अमार जाता है सदफ़ के पीछे दुबई। अच्छा, अब सदफ़ दुबई पहुंचती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस बिलाल अब्दुल्ला हैज़ गिवन हर। आई मीन, जितना कम काम इस ऑफिस में लोग करते हैं उसके बनिस्बत तो बड़े अच्छे इन्हें लैविश फ्रिंज बेनिफिट्स बहुत हैं इस जॉब के। अमार का भी घर इतना खूबसूरत था, अब सदफ़ को एक घर मिला है। इट इज़ ब्यूटीफुल विद शैंडलियर्स एंड ग्रीनरी एंड मेड्स हैं, वो खाना दे रही हैं, इतना लैविश घर है। लेकिन सदफ़ खुश नहीं है। वो पहुंचती है और वो रात 1 बजे बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि मैंने आपसे मिलना है। तो सदफ़ जो थी, वो जो शुरू के ड्रामे में एक अच्छी लड़की थी जिसका एक मोरल कोड था, अब वो कुछ नहीं रहा। शी इज़ इन दिस पैनिक टू मीट बिलाल अब्दुल्ला, और वो ये कहती है। तो बिलाल अब्दुल्ला बाद में एक और एपिसोड, दूसरे एपिसोड के एंड में कहते हैं कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ, बुज़दिल आदमी हूँ, एक लड़की से डर गया। द गर्ल इज़ कमिंग ऑन सो स्ट्रॉन्ग कि दिस मैन हु वॉज इन लव विद हर, हु वॉज गोइंग क्रेजी ओवर हर, वो डर गया है कि क्या करे इस लड़की के बारे में। एंड शी इज़ सो स्टबन, ही सेज दैट ऑल्सो। एनीवे, मुझे तो कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती सदफ़ की साइकी। ऑफिस जाती है, बिलाल अब्दुल्ला से मिलना चाहती है, वो वेटिंग उसे कराता है और फिर निकल जाता है और फिर मैसेज दे देता है कि मैं अगले कुछ दिन सिंगापुर में हूँ। घर आती है तो उसकी माँ से बात होती है। तो माँ कहती है कि तुम खाना खाओ, जो जाते हुए नज़रें फेर गया है वो वक्त पर खाता होगा। तो फिर वो खाना खाने बैठती है। अब इस दुबई वाले घर में एक मेड है जो बड़ी अच्छी सी प्रॉपर यूनिफॉर्म में है, जो बिल्कुल वही है जो इस ड्रामे में सारे लोग होते हैं। तो वो कहती है कि वो चले गए, आपको वेट करते हुए मुड़ के भी नहीं देखा। व्हाट इज़ दिस। और फिर ये भी कहती है वो मेड, जब उनका दिल भर जाता है तो वो इसी तरह अवॉइड करते हैं, सिंगापुर का कह देते हैं। ओह गॉड, सो नाउ वी हैव टू डील विद अ टॉक्सिक मेड ऑल्सो। ये भी खलील साहब अब मेड की ज़बान में अपनी बात बताना चाह रहे हैं। एंड we're tired ऑफ ऑल these weird कैरेक्टर्स। एनीवे, फिर वो अमार आ जाता है दरवाजे पे, तो वो अम्मी को फिर से फ़ोन करती है, अमार का बताती है। तो फिर अम्मी एक मैरिज पे एडवाइस देती हैं, जो ऐसा एडवाइस था कि मैंने लिख लिया।
तो उनके नाना जो थे वो कहते थे हम लड़कियों की तरबियत पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं और लड़की को बताते हैं कि मर्द तो गलतियाँ करता ही रहेगा, छोटी मोटी बेवफाइयाँ भी करेगा। उस तरबियत में हम लड़की को कान में ये बात डालते हैं कि जो भी है तुम्हें माफ़ करना पड़ेगा और जब वो मनाने आए तो मान जाओ, क्योंकि ऐसे एक मर्द को छोड़कर आगे बढ़ जाओ तो आगे भी एक मर्द ही मिलता है। सैड। सो बेसिकली इस पूरी फ़िलासफ़ी का मकसद है, और ये से लंबा डायलॉग था, मैंने तो कुछ पार्ट्स बोले। इस पूरी फ़िलासफ़ी का मकसद ये है कि सदफ शुड गो बैक टू अमार। हाउ दे आर डिवोर्स्ड, राइट? हाउ इज शी सपोज टू गो बैक? Maybe I don't understand that particular legal matter। तो ये सारी बातें, इनका मकसद ये है कि वमात कह रही हैं कि तुम अमार के पास वापस चली जाओ। अमार रो रहा है, कह रहा है मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। हमशा भी दुबई आ जाती है, वो बिलाल अब्दुल्ला के पास सिंगापुर वाले घर में आती हैं और कहती है कि सर वो अमार मिलने आया था कल रात, उन्होंने चाय पी, बातें की, लेकिन वो मानी नहीं। हमशा क्या चाहती है? आई थॉट हमशा वॉज इन लव विद बिलाल अब्दुल्ला। इज शी नॉट इन लव विद हिम एनी मोर? डज शी वॉन्ट बिलाल अब्दुल्ला एंड सदफ टू बी टुगेदर नाउ? क्या चाहती है हमशा? और जब सदफ और अमार पिछले एपिसोड में, एपिसोड 36 में आपस में ऑफिस में लड़ रहे थे, तब हमशा रो रही क्यों थी? क्यों है ये कैरेक्टर ऐसा? ऐसे कैरेक्टर नहीं होते। अच्छा खैर, बैक टू दुबई। तो अगले दिन अमार से मिलने के बाद वाले दिन सदफ आती है ऑफिस, तो उन्हें मिलते हैं दानिश, हुमायूं आलमगीर, डिज़ाइनर एक्टिंग एज दानिश। एंड बाय द वे हुमायूं आलमगीर acts very well. I think we have a future there. He might have an acting career alongside a designing career. तो खैर ये हुमायूं आलमगीर की छोटी सी अपीयरेंस है जिसमें वो बता देते हैं कि नहीं सर तो सिंगापुर नहीं गए, वो तो अपने घर में है। तो सदफ कहती है कि हमें जाना है एक जगह, हम लंच के बाद जाएंगे और मैं एक ज़रूरी काम निपटाती हूँ। और उस पर वो एक ऐसी गुस्से वाली शक्ल बनाती है कि अगर ये नॉर्मल दानिश इनका नॉर्मल कोवर्कर होता तो वो सोचता कि What's up with this girl? By the end of episode 37, she's there at Bilal Abdullah's house. Bilal Abdullah घबरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उससे कहो कि चली जाएं। The Dubai homes are all very grand, very beautiful, music playing out very well, but this is so slow. और फिर episode 37 ये था, मैंने episode 38 का टीज़र देखा, वो टीज़र तक इतना स्लो था, उसमें सब इतने स्लोली मूव कर रहे थे कि मुझे एक एक्सपेक्टेशन है कि ड्रामा अगले 3-4 एपिसोड तक तो कहीं आगे नहीं जा रहा। एंड वी आर एट एपिसोड 37। आई थिंक सुन मेरे दिल शुड एंड नाउ। बहुत हो गई, बट बहुत नहीं हुई, चले ही जा रहा है। 1 out of 5। मीम से मोहब्बत की बात करते हैं। अच्छा, मीम से मोहब्बत के पिछले 2 एपिसोड्स में हमें कुछ आइडिया हो गया कि कहानी कहाँ जा रही है। हम देख रहे हैं कि अभी तलहा और रोशी में थोड़ी दूरी है एंड वी कैन सी कि आगे किस तरह इनकी ये डिस्टेंस ख़त्म होगा, किस तरह दिल गेट क्लोज अगेन, तो हमें सब पता चल रहा है। फ़िलहाल तलहा जो है वो रोशी को अपने से दूर करना चाह रहा है, सीरियस हुआ हुआ है, डांट रहा है उसे, ही इज़ ट्राइंग टू कीप थिंग्स प्रोफेशनल। हमें ये पता है कि ही वॉज अट्रैक्टेड टू हर इन द पास्ट 2 एपिसोड्स। हमें ये पता है कि ही थॉट दैट मे बी ही लव्ड हर। तो क्यों वो उसे दूर कर रहा है? इसलिए शायद कि उसे लगता है कि रोशी बहुत छोटी है उसके लिए, या वो मोहित को सीरियसली नहीं ले सकेगी। फॉर वट एवर रीज़न ही इज़ कीपिंग हर अवे। एंड एट द सेम टाइम रोशी जो है उसको ये समझ नहीं आ रहा, वो जेलस हो रही है, वो चाह रही है कि किसी तरह तलहा उसे नोटिस करे। वो सभी का जब आती है तो बहुत जेलस होती है। तो रोशी का कैरेक्टर इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों तलहा एकदम से इतना डिस्टेंस्ड हो गया। और जहाँ तलहा थोड़ी सी भी उसकी तारीफ़ करता है या उससे बात करता है कि बी हु यू आर, ही सेज। एंड ऑल्सो इन दैट वन पार्ट जहाँ वो उससे कहता है कि ग्रेट थिंकिंग जो उन्होंने वो बताया था कि आप टेम्पररी वाटर को टेम्पररी कनाल से हटा दें, कुछ उनकी आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम थी। तो उन सारे वक्तों पे यू सी के वो बहुत खुश हो जाती है। शी जस्ट वांट दैट लिटिल स्माइल फ्रॉम तलहा और वो बहुत खुश हो जाती है। इट्स अ मैसिव क्रश, शी हैज़ अ मैसिव क्रश ऑन दिस गाय। अच्छा, लेकिन रोशी जो है उसे समझ नहीं आ रहा कि हो रहा क्या है। तो वो जेलस होती है, सभी का आती है, तो वो तलहा को जाके कहती है कि आपने क्यों उन्हें चाय पिलाई, जिस पर उसे डांट पड़ती है। फिर भी समझ नहीं आता, तलहा के घर चली जाती है, उसके अब्बू को बताती है। एंड अब्बू जो है वो एक्चुअली ही कन्फाइड्स इनटू रोशी। अब्बू नहीं है, बाबा कहता है तलहा वैसे तो बाबा जो है ही कन्फाइड्स इन रोशी के इसलिए सबिका ने इसके साथ रिलेशनशिप तोड़ी थी। और अभी तो ये लोग डिनर पे भी गए हैं। वो क्यों रोशी को ये सब कुछ बता रहे हैं? शायद ही वांट्स टू सी तलहा एंड रोशी टुगेदर। एक और बात ये है कि वो उसे ट्रस्ट करते हैं, उन्हें वो अच्छी लगती है, तो वो उसको बता रहे हैं सब कुछ, जिस पे रोशी को और गुस्सा आ रहा है। फिर वो कोशिश कर रही है सबिका और तलहा के बीच में कुछ डिस्टेंस करने की, जाके मोहित की बात कर रही है जाकर।
तो वो इस तरह तंग कर रही है। एक सीन था जहाँ रोशी बहुत अच्छा तैयार होके, ब्यूटी पार्लर का तैयार होके, हील्स पहन कर आती है एंड चाय गिर जाती है तलहा के ऊपर। ये सारे सीन्स हैं जो क्यूट और हो सकते थे, बहुत अच्छे हो सकते थे अगर रोशी का कैरेक्टर इतना अनोइंग नहीं बनाया गया होता। अगर उसमें कुछ ऐसे लेयर्स होते जो आपको लगता कि ये लड़की एक इमेच्योर 13 ईयर ओल्ड नहीं है। मुझे रोशी पिछले 2 एपिसोड में कोई कॉलेज गोइंग लड़की तो लगी नहीं, मुझे तो लगा कोई 13-14 ईयर ओल्ड लड़की है, शायद मोहित की उम्र की है, मोहित से थोड़ी सी बड़ी। आई डोंट सी द पॉसिबिलिटी ऑफ रोमांस बिटवीन दीज टू एट दिस पॉइंट। आपने लीडिंग लेडी, जो आपकी फीमेल लीड है, उसको आपने मुस्तकिल इधर उधर कहा है कि तुम उछलो और शक्लें बनाओ और एक पर्टिकुलर टोन में बात करो। ठीक है, शी इज़ सपोज टू बी क्यूट, शी इज़ सपोज टू बी इमेच्योर, ठीक है, वो सब सही है एंड वो आपको अच्छी लगनी चाहिए, उसकी ये बच्चों वाली हरकतों पे आपको हंसी आनी चाहिए, बट साथ साथ कुछ और भी तो होना चाहिए। देयर नीड्स टू बी मोर टू द पर्सनैलिटी। शी इज़ जस्ट परपेचुअली हाइपर एंड आपको कोई तलहा और रोशी की इक्वेशन आपको फिर समझ ही नहीं आती। पिछले 2 एपिसोड में तो मुझे समझ नहीं आई बिकॉज रोशी को इतना अनोइंग बनाया हुआ है। ऑल्सो द कॉमेडी, सो लाइक रोशी तैयार हुई है और हील्स पहन कर आ रही है और हील्स में ऐसे चल रही है, इस तरह तो कोई नहीं चलता। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फील दैट even the comical scenes are forced. They were forced in the last 2 episodes. मुझे नहीं हंसी आ रही थी, वो जो हील्स में अजीब तरह चल के आ रही थी मुझे बहुत फोर्स्ड लग रहा था। मुझे एक ऐसा जोक लग रहा था जो मैंने 100 बार पहले कहीं पढ़ा हुआ है या देखा हुआ है, जहाँ वो धक्का मार के चाय गिरा देती है। वी नीड टू सी कॉमिक सीक्वेंसेस जो हमने पहले नहीं देखे हुए। वी नीड टू सी थिंग्स दैट आर लाफ आउट लाउड फनी। मीम से मोहब्बत में अभी मुझे कोई इतनी हंसी नहीं आ रही। आई थिंक इट्स ट्राइंग टू हार्ड टू बी क्यूट। ऑल्सो रोशी को मोहित से इतना प्यार क्यों है? आई मीन ठीक है, शी इज़ फॉन्ड ऑफ दिस बॉय, बट द वे शी लव्स हिम, इट्स अ लिटिल अनबिलीवेबल। व्हाट इज़ दिस बॉन्ड बिटवीन दीज टू? कैन बी अगर थोड़ा टोन डाउन होता है, यस श्योर दे आर एन्जॉइंग देमसेल्व्स, देयर फ्रेंड्स, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, व्हाई इज़न्ट इट टोन्ड डाउन? उनकी दोस्ती थोड़ी टोन डाउन क्यों नहीं है, ताकि हमें समझ आए, ताकि हमें मज़ा आए देखने में। हर चीज़ बहुत एक्स्ट्रा हाइपर, एक्स्ट्रा क्यूट क्यों बनने की कोशिश है? आई डोंट नो, बट हाँ, हमें ये पता है कि वो जो शारिक है, वो जो एक ईवल लड़का था, वो वापस आएगा और उसने कहा है कि मैं रोशी के साथ ऐसा बदला लूँगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगी। तो जब वो आएगा तो फिर तलहा रोशी को बचाएगा और फिर वहाँ हमारा रोमांस शुरू होगा। शायद वहाँ रोशी कुछ कम अनोइंग हो जाए और आपको फिर समझ आए कि इन दोनों की भी एक इक्वेशन हो सकती है, क्योंकि फ़िलहाल तो नहीं लग रही। ऑन दी अदर हैंड, तलहा का कैरेक्टर इतना अच्छा डेवलप्ड है और आहद ने इतनी अच्छी तरह निभाया है। जैसे हम सोचते हैं कि अच्छा, ये रोशी को क्यों अपने से दूर कर रहा है? क्या ये डरता है कि ही विल फॉल इन लव विद हर? क्या ये डरता है कि शी विल नॉट लव मोहित? इज़ ही स्केयर्ड दैट शी इज़ टू इमेच्योर फॉर हिम? क्या वो सबीका के पास भी इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स से डरता है जो उसकी रोशी के लिए हैं? वी डोंट नो, बट यू थिंक अबाउट तलहा, क्योंकि तलहा के कैरेक्टर में वो लेयर्स हैं जो रोशी के कैरेक्टर में नहीं है। दूसरी तरफ बाकी सारे ट्रैक्स हैं। रोहेल है, जिसको वो लड़की जैस्मिन उसके भाइयों ने पकड़ रखा है और वो फिल्मी गाने बोलती है। इट वॉज़ वेरी फोर्स्ड। आई डिड नॉट फाइंड इट फनी। आई फाउंड इट टू बी एन एक्स्ट्रा सीन, अननेसेसरी। एक और वो पार्ट उसका उमर और माही का, जो सलीका पुप्पो के बारे में वो बात करते हैं। उमर हंसते हंसते माही के पेरेंट्स को अपनी अम्मी की सारी शिकायतें कर रहा है। ऐसे कौन लड़का करता है? एंड देन माही कहती है कि कोई बात नहीं, मैं पुप्पो के नेचर से वाकिफ़ हूँ, मैं माइंड नहीं करती। ये एक सबक है कि इतनी जल्दी माइंड नहीं करना चाहिए, बड़ों की नेचर्स को समझना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। फिर ब्रेकफास्ट जब वो दोनों बना रहे होते हैं, उमर और माही, तो कैसे वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। माही कहती है कि तुम्हारी छुट्टी वाले दिन है, मैं बना लूँगी नाश्ता। तो उमर कहता है तुम्हारा भी तो छुट्टी वाला दिन है। तो दिस इज़ अ मैसेज ऑल्सो कि वो हस्बैंड एंड वाइफ शुड हेल्प ईच अदर एंड दे शुड सपोर्ट ईच अदर। ये नहीं कि एक की छुट्टी है तो दूसरा काम करता रहे। और फिर वो दोनों फिर से सलीका पुप्पो की बात करते हैं कि कैसे उसका जो मियाँ है, जो पुप्पा है, वो इग्नोर होता है, निगलेक्ट होता है, बीमार है तो इतना कोई ख्याल नहीं रखा जाता। एंड शायद ये भी मैसेज है कि अगर मियाँ बीवी में से कोई भी एक बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाए और बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाए तो शादी किस तरह सफ़र करती है। और शायद इसीलिए पुप्पा और औरतों की तरफ इतना फ्लर्ट करते हैं कि उनकी अपनी बीवी उनको लिफ्ट नहीं कराती या उनकी कदर नहीं करती। ये भी मैसेजेस हैं, बट ये मैसेजेस फोर्स्ड हैं। जिस तरह उमर और माही नाश्ते के वक्त बनाते हुए बात कर रहे थे, इट डिडंट सीम वेरी नेचुरल। There wasn't a natural flow of conversation. And I think that
वीकन्स द स्टोरी, क्योंकि हाँ मेन कैरेक्टर्स हैं लेकिन ये बाकी कैरेक्टर्स भी बहुत ज़रूरी हैं और इनके भी फ्लो, इनके भी स्टोरी में सेंस होना ज़रूरी है, नहीं तो लगता है कि जैसे सीन्स को बस ठोसा गया है ड्रामे को लंबा करने के लिए। मीम्स ऑफ मोहब्बत वॉज रियली एंटरटेनिंग लास्ट वीक एंड दिस वीक वॉज डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि एकदम से मैं फिर से वही एक अजीब से फेज़ में आ गई व्हेन आई डिडंट अंडरस्टैंड कि क्यों कैरेक्टर्स ऐसे बिहेव कर रहे हो, कहाँ कहानी जाएगी, कहानी कहाँ जाएगी मुझे समझ आ रहा था, बट आई डिडंट नो कि कैरेक्टर्स ऐसे क्यों हो रहे हैं। बट आई थिंक इट हैज़ वी हैव होप। आई थिंक 3-4 एपिसोड बाद कुछ ऐसा होगा कि हमें तलहा और रोशी की भी समझ आ जाएगी, फ़िलहाल तो नहीं आ रही। 2 out of 5। लेट्स टॉक अबाउट फरार। फरार में वी गॉट सम फन सीन्स दिस टाइम एंड एक तो ये कि हमें पता चला कि बातिश अब फ़रार हो रहा है। हमें पता चला कि बाला जो है उसे किसी ज़माने में नाजिश पसंद थी लेकिन वो नाजिश को बता नहीं सका और वो समझता है कि नाजिश माका के साथ भाग गई। आगे अब आपको फ़ील होता है ना कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता ये सारे जो लूज़ एंड्स हैं, ये जो सारी कैरेक्टर्स हैं, ये किस तरह आपस में मिलेंगे, इनके रास्ते कैसे फिर से मिलेंगे। तो ये बात होती है। दूसरी तरफ बाला कहता है बातिश से कि तुम एक शादीशुदा बंदे को यहाँ लाके तुमने बहुत गलती की और वो हमें मार सकता है, तो बातिश को उसने वार्न किया फराज के बारे में। दूसरी तरफ फराज जो है उसने जिससे शादी की है शुमाइला, उसको सलीम और जावेद थ्रेटन कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो फ़ौरन उन्हें बता दे कि फराज कहाँ है। अच्छा, शुमाइला जो है शी इज़ एक्टिंग वेरी वेल, माहा इज़ एक्टिंग वेरी वेल एज शुमाइला एंड वो ऐसे उनके सामने घबरा रही होती है लेकिन एक भाई अपनी बहन का वादा याद रखे, बहन अपनी भाई से वादा याद रखेगी, इस तरह वो भाई लोगों से भाइयों के ही लहजे में बोलती है। और मुझे लगता है मुस्तफ़ा अफरीदी ने जब सलीम और जावेद के डायलॉग्स लिखे तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाला उनमें एंड बड़े वो एक मज़ेदार तरीके से बोलते हैं। इट्स डार्क ह्यूमर, इट्स पोइटिक। जैसे कि वो जो होता है सलीम, उसका वो चेक किया जा रहा होता है ब्लड प्रेशर, तो जावेद कहता है ब्लड प्रेशर खामोश कातिल होता है, कभी कभी हमारा ही भाई लगता है। तो इस वक्त शुमाइला को थ्रेटन किया जा रहा है कि अगर तुमने हमें फराज का रास्ता का घर नहीं बताया, कहाँ वो छुपा हुआ है वो नहीं बताया, तो हम तुम्हें मार देंगे। तो ये उनका तरीका है थ्रेटन करने का। बड़ा मज़ा आता है इनके डायलॉग्स। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड टू देम बिकॉज कहने को तो ये 2 गुंडे हैं जो फराज को ढूंढ रहे हैं, जो शुमाइला को थ्रेटन कर रहे हैं। शायद इनका जो सीन्स हैं वो आगे जाके इतने हो भी नहीं, लेकिन डायलॉग्स इनके इतने मज़े से लिखे हैं कि you like their scenes। एंड दूसरी तरफ बातिश जो है वो कैमरे को बाय वेव करता हुआ चला जाता है। पुलिस को इस तरह उसने टॉन्ट किया है। फसी बहुत अपसेट है, बातिश को नहीं पकड़ा, उसका प्लान है बातिश को पकड़ने का। फाइनली फसी सादिया से प्रपोज़ कर देता है। प्रपोज़ल से पहले बहुत क्यूट सीन है फसी और उसकी माँ का। वो कहती है कि तुमने घर आई नेमत को ठुकरा कर कुफर कर दिया, एंड वो कहते हैं कि आप उसे एक चीज़ की तरह क्यों ट्रीट करी हैं। वो एक लड़की थी, उसके बाप का भी इंतकाल हुआ था, ये सही वक्त नहीं था। तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं, मैंने उसके चेहरे पर पढ़ लिया था कि उसे तुम पसंद हो। तो फसी कहता है अम्मी आपकी पढ़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती। वेरी क्यूट बैंटर एंड इवेंचुअली ही प्रपोजेस टू हर। आगे क्या होगा, वो मानेगी या नहीं मानेगी ये हमें नहीं पता। मोहसिन बेग played by समी खान, it was a very interesting sequence जहाँ मोहसिन बेग जो है वो जेल से फ़रार हो रहा है और पुलिस वालों को पता है कि ये इतने बजे जेल से भागेगा और उन्होंने ढूंढ रहे हैं उसे कि वो कहाँ से निकलेगा और वो मुख्तलिफ दीवार से छुपते जेल से भाग जाता है। पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती। बाहर निकल के वो फ़ोन करता है पुलिस वाले को, कहता है कि मुझे आज़म ने सिखाया था पुलिस वाला सगा बाप भी हो तो उसकी बात पर एतबार ना करना, और अगर काली वर्दी और काली सांप दोनों सामने है तो काले सांप पर एतबार करना, काली वर्दी वाले पे नहीं। इट वॉज़ फन, यू नो, वो जो बड़ा सस्पेंस था कि एक कोने से दूसरे कोने से छुप के मोहसिन बेग बाहर निकल रहा है। व्हाट आई मिस्ड वॉज आई वांटेड टू सी कि मोहसिन बेग कैसे बाहर निकल रहा है, किस तरह, वो क्या तरीका था, वो कौन सा पॉइंट था जिस पे पुलिस ने गलती की और वो जेल से फ़रार हो गया। अगर वो पार्ट दिखा देते it would have really made the story much better. But anyway, it was a good sequence. It was like a movie. जो ये पूरा दिखाते हैं ना, it was like a movie के बाहर कैसे निकला। I wish there was more to it. There should have been more to it, really. There should have also been more to बब्रिक। बब्रिक का सीन हमेशा एक होता है, क्यूट सा होता है और पॉइंटलेस सा होता है, रिपेटिटिव होता है। अब उसके छोटे भाई उसके पैर दबा रहे हैं, कह रहे हैं तुम यूरोप जा रहे हो, अच्छा 3 साल के लिए जा रहे हो, हमारे लिए जूते लाना, जूतों का साइज़ ये हो जाएगा, हम भी चलते हैं यूरोप में जाके मदरसा खोलेंगे, वहाँ पे तमाम यूरोप को मुसलमान कर देंगे। क्यूट बातें, मासूमियत वाली बातें, बट रिपीट
यू नो वी कीप सीइंग दिस। तो बब्रिक का सीन लिमिटेड होते हैं और यू जस्ट लाइक कि क्यों है इसकी कहानी आगे क्यों नहीं जा रही। तो आई एम होपिंग टू सी मोर ऑफ बब्रिक। ऑल्सो नाजिश, आई वॉन्टेड टू सी मोर ऑफ नाजिश। यही होता है फरार में कि इतने सारे मेन कैरेक्टर्स इतने सारे हैं कि एक वक्त में कुछ 2 या 3 की ही कहानी सुनाई जा सकती है, सबकी नहीं। बट दैट्स व्हाई आई से 2 episodes per week. But this was a fun episode. I enjoyed seeing it. I enjoyed the way the music played out in parts, and I'm looking forward to seeing आगे क्या होता है. But 2 episodes per week will definitely improve the viewing experience. 3 out of 5. Let's go on to कर्ज़े जान। कर्ज़े जान में बेसिकली जो पिछले एपिसोड में क्या हुआ वो हुई बिनिश की शादी। एंड आई एम ग्लैड बिनिश की शादी हो गई, क्योंकि बिनिश एक मुझे कैरेक्टर लगता है जिसका कोई पॉइंट नहीं है, बड़ा टोन डेफ कैरेक्टर है। मतलब उसे कोई फिक्र नहीं है कि उसके भाई ने एक लड़की को वो किया था, असॉल्ट किया था, शायद मर्डर किया था। उसे पता है कि बिस्मा और नशवा के साथ घर में क्या होता है। नशवा को वो अपनी बहन मानती है, लेकिन फिर भी नशवा की ज़िंदगी और बिनिश की ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है और पता चलता है उनके घर में जुल्म होता है प्रॉपर बिस्मा के साथ। बट बिनिश एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ सिली बातें और क्यूट बातें करने के लिए है। तो चलें, बिनिश की शादी हो गई। बिनिश की शादी का क्या मकसद था कि बिनिश जब तैयार होके सलोन से निकली और नशवा साथ थी तो बुरहान उन्हें लेने आया हुआ था, पता नहीं क्यों। आई गेस नाउ ही इज़ पार्ट ऑफ द फैमिली, ही इज़ अ कज़न, तो उसे कहा गया होगा तुम लेने आए। एंड बुरहान couldn't stop looking at Nashwa. We liked that. It was a really good scene. You liked it. And he says to Nashwa ke you're looking damn beautiful. So yes, she was looking very pretty, damn beautiful. और बाद में भी जब रुखसती होती है तो बुरहान नशवा को ही देखता रहता है। आपको नज़र आता है कि he likes this girl or maybe he's in love with her. But नशवा को ये नहीं नज़र आता। उसे लगता है कि शायद वो जो फुप्पो की बेटी है फरियाल, वो बुरहान को वो पसंद है और फरियाल को तो शायद बुरहान पसंद है, वी डोंट नो। बट खैर आगे फिर होता है कि जी दुल्हन के कमरे में कज़न्स हैं, यानी कि नशवा और ये फरियाल और बुरहान हैं, और दुल्हन को बिठा रहे हैं बेड पे। एंड फिर तस्वीरें खींची जा रही हैं, तो बुरहान तस्वीरें खींच रहा है। तो पता चलता है कि वो नशवा की ही खींचना चाह रहा है बार बार। ही इज़ लुकिंग एट हर, ही इज़ थिंकिंग ऑफ हर, शी डजंट रियलाइज़ इट। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ने के लिए ये लव ट्रायंगल्स ज़रूरी होते हैं यहाँ वहाँ। फिर क्या होता है कि जी वो फरियाल को चाय पिलाने लेके जाते हैं और वो एक जगह बैठे हैं, बहुत ही प्यारी सी जगह है, आई डोंट नो वेयर इट इज़, इट्स वेरी प्रिटी। वहाँ पे बीच रात बैठे चाय पी रहे हैं सब, अपने शादी के काम करने के बाद, शादी के कपड़ों में ही हैं, और बैठ के वो सब रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। एंड फरियाल बता रही है कि शादी में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है, फ्रीक्वेंसीज मैच करनी चाहिए हैं। ओके, ऑल राइट, इफ़ क्या ये बातें होती हैं नॉर्मली व्हेन यू आर when 3 cousins are sitting together? I don't know, it's a strange discussion to have for cousins. लेकिन चलें, वो आपस में बात कर रहे हैं और उस सब में नशवा फिर बताती है कि उसे क्यों शादी पॉइंटलेस लगती है, और वो अगर शादी करना चाहे तो क्यों करना चाहे, और उसने अपनी क्या उसकी ड्रीम्स हैं, उसने अपना करियर को बिल्ड करना है, अपनी माँ को वो सारी आसाइशें देनी है जो वो नहीं दे पाई। और बाद में बुरहान ये सब याद करता है विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, ड्रिंकिंग हिज कॉफ़ी लेट एट नाइट। आई लाइक दैट सीन, the way he's thinking of her. You think okay, the romance is going to come. और साथ साथ जब वो सोच रहा होता है नशवा के बारे में, this beautiful music plays out. That's part of कर्ज़े जान's title track. वो म्यूज़िक इतनी अच्छी है, आई एन्जॉय द म्यूज़िक प्लेइंग आउट इन कर्ज़े जान, क्योंकि एक तो वो बहुत लंबी खींचते नहीं है और दूसरा बहुत अच्छी म्यूज़िक है। इट रियली यू नो बिल्ड्स अप इमोशंस। साथ साथ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दीस डेज टू फैसल रहमान सीन्स। तो वो एक पॉइंट पे बुरहान को कहता है बिस्मा के बारे में, आई हेट हर, एंड जैसा मैं तड़पा हूँ मैं चाहता हूँ वो भी तड़पती रहे। और फिर पता चलता है कि वाकई उन्होंने बिस्मा से प्यार किया और फिर किसी से शादी नहीं की। तो आसिम ने शादी नहीं की, बुरहान अडॉप्टेड सन है। तो हमें ये बात क्लियर हो गई, एंड ये हमें लगता ही था कि शायद वो अडॉप्टेड हो। तो वो जो एक परेशानी थी ना कि अगर बुरहान और नशवा की शादी होने लगे तो बिस्मा और आसिम की शादी कैसे होगी, इज़ दैट करेक्ट, इज़ दैट प्रॉपर, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो अडॉप्टेड सन है तो ये दोनों शादियाँ आराम से हो जाएंगी होपफुली। बट अभी रास्ता लंबा है, अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी तो दादी के गेम्स और हैं और पॉलिटिक्स हैं, अभी तो अमार की कहानी है। अमार का बस थोड़ा सा ही सीन है जहाँ वो नशवा से टकराता है सीढ़ियों पे, तो दोनों की वही जो हमेशा दोनों मिलते ही एक दूसरे से लड़ते हैं, वो लड़ते हैं दोनों। और नशवा कहती है
जाते जाते भी इसे मतलब 1 मिनट की कॉन्वर्सेशन उसमें कहती है माहीन का केस खुल गया है, तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी एक लॉयर की। क्या वाकई नशवा अमार की गलतियां जानते हुए भी उसे डिफेंड करेगी? क्या वो एक गुनहगार को डिफेंड करेगी कर्ज़े जान में? कैन द स्टोरी रियली गो देयर एंड इफ इट गोज़ देयर क्या नशवा सही करेगी? सो वी डोंट नो, बट कर्ज़े जान में वो यू डोंट नो वेयर द स्टोरी विल गो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर रोमांस बिटवीन बुरहान एंड नशवा. Yumna Zaidi is extraordinary. Osama Khan makes such a good hero. And I'm looking forward to more of Amar because Nameer Khan is also very good in this drama and you want to see more कि क्या है ये लड़का, क्या सिर्फ evil है, क्या अभी आहिस्ता आहिस्ता सही होने लगेगा, आगे क्या होगा? Looking forward to seeing more. 4 out of 5. Next is an action-packed episode of Dunyapur. Dunyapur was a lot of fun this time. I'm looking forward to this clash between Nawab and Adam. आ ही रहा है, करीब आता जा रहा है. I hope जल्दी आ जाए. Also दुनियापुर में बार बार ट्विस्ट्स आते हैं, राइट? कुछ हो रहा होता है और एकदम से कुछ बिल्कुल उल्टा हो जाता है. तो अब मुझे इंतज़ार है एक ट्विस्ट का कि क्या अना वाकई नौरोज़ आदम को मारेगी या उसे दिल दिल में पता है कि नहीं उसकी माँ का कातिल उसका बाप ही है, नवाब ही है. ये हमें क्यों लगता है कि शायद ये हो सकता है क्योंकि वो पूछती है ज़मीर से एक पॉइंट पे कि क्या मेरी माँ को वाकई नौरोज़ आदम ने मारा था? इसका मतलब है उसे कोई डाउट है. क्या जब वक्त आएगा तो वो मारेगी नौरोज़ आदम को? I'm waiting for that twist. Please give us that twist, Dunyapur. And then of course there are other parts. There are other twists that one is looking forward to. नौरोज़ आदम को शायद पता है कि मीर हसन is up to something else, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में होता है तो वो मीर हसन से कहता है कि अभी मैं शहर नहीं जा सकता. क्यों मीर हसन? क्या पता है नौरोज़ आदम को? तो जैसे सब कुछ पता होता है थोड़ा थोड़ा, तो क्या ऐसी बात पता है? अच्छा, जो मेन चीज़ हुई वो ये कि नौरोज़ आदम अनाउंस करते हैं कि शामी की शादी जो है वो मदीहा से भी होगी और अना से भी होगी. एंड वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय खुशहाल खान. एंग्री, टेंस, आंखें वाइड हुई हुई हैं, सब बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है. फिर बाद में अन्ना से बात करते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, कंफ्यूज भी है कि हो रहा क्या है. वेरी गुड परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय रमशा खान. एंड दिस पेयर लुक सो गुड टुगेदर. एक पार्ट है जिधर वो दोनों पहाड़ी के बिल्कुल कोने पे बैठे हुए हैं एंड दे लुक सो ब्यूटिफुल टुगेदर. आई थिंक दुनियापुर हैज़ गिवन अस दिस पेयरिंग जो हम और ड्रामों में भी शायद देखेंगे बिकॉज दे लुक गुड टुगेदर. देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल देयर. तो एनीवे खुशहाल खान कहता है कि अन्ना और मदीहा मेरी एक ही दिन में दोनों से शादी करा रहे हैं, मैं खुद को मार दूंगा. एक और पॉइंट पे वो मदीहा से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम मुझे भूल जाओ, किसी और से प्यार कर लो. अगर हमने शादी कर भी ली तो हम दोनों घुट घुट के मर जाएंगे. लेकिन मदीहा कोई समझ नहीं आता. शी इज़ वेरी हैप्पी. जब ये शादी अनाउंस होती है खुशी से बैठ के सो रही होती है. अन्ना दूसरी जगह बैठ के सो रही होती है. दुनियापुर में सब बैठ के क्यों सोते हैं पता नहीं, शायद इसलिए क्योंकि हमेशा कुछ होने वाला होता है. तो खैर वो जो है नौशाबा वो मदीहा के पास आती है और उसे वार्न करती है कि अन्ना से आप मुहतात रहिए और वो आपको मार देगी जैसे ही मौका पड़ेगा. तो मदीहा कहती है कि हाँ ये दुनियापुर है, मुझे मौका मिला तो मैं उसे मार दूंगी, उसे मौका मिला तो वो मुझे मार देगी. ये तो दुनियापुर का एक रूल है. वी एग्री कि वाकई दुनियापुर में यही है कि जिसको जब मौका मिलता है वो एक दूसरे को मार देता है, सिवाय ये कि नवाब आदम को नहीं मारता, आदम नवाब को नहीं मारता, इसलिए क्योंकि ड्रामा आगे चलना है. तो अब वो उसने नौशाबा से मदीहा ने कोई जड़ी बूटियाँ मंगाई हैं, पता नहीं वो किस चीज़ के लिए हैं, क्यों हैं, पता चलेगा. वी आर एट एन इंटरेस्टिंग पॉइंट. आई फील अब ट्विस्ट्स आने वाले हैं. अच्छा, ये एक पॉइंट पे नवाब कहते हैं कि नौरोज़ आदम को आधा तो मैंने मार ही दिया है. अगेन ये वही सजेशन है कि नौरोज़ आदम को जहर दे दिया गया है. और फिर नौरोज़ आदम जब एक जगह बेहोश मिलते हैं और उन्हें डॉक्टर क्या लेके जाया जाता है तो हम सोचते हैं कि नहीं अब पता चल जाएगा कि जहर दिया गया है, लेकिन डॉक्टर को पता ही नहीं चलता कि नौरोज़ आदम को जहर दिया गया है. और शामिर कहता है कि आप हॉस्पिटल बना लेते दुनियापुर में तो कितना आपको फ़ायदा होता और हज़ारों लोगों और को फ़ायदा होता. लेकिन फिर भी कोई तो मेडिकल असिस्टेंस होगी वहाँ. हॉस्पिटल नहीं है तो क्लिनिक तो होगा. डॉक्टरों को पता ही नहीं चला कि इन्हें जहर दिया गया है. हाँ, लेकिन क्योंकि नौरोज़ आदम को सब पता होता है तो मैंने टीज़र में देखा अगले एपिसोड में कि वो कह रहे हैं कि मुझे जहर दिया गया है. सो ही नोज़ दैट समथिंग इज़ अप. We will know what it is in the next episode. And फिर ये कि म्यूज़िक. नाउ एक पार्ट है जहाँ वो अन्ना से कहता है शामी कि तुम आओ रात को लेट नाइट. वो बताना चाह रहे होते कि मदीहा और उसकी शादी तय हुई है. तो वो जो म्यूज़िक है ना, इट्स लाइक गन फायर. इट्स दिस बीट दैट इज़ अ लॉट लाइक गन फायर. इट्स रियली गुड. उसमें वो जो एक सस्पेंस की फीलिंग होती है, एक एक्शन की फीलिंग होती है, वो आती है.
उसमें बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, और आपको ये याद रखना है सारे वक्त कि आपको नवाब बहुत बुरा लगना है। तो नवाब जो है उसको ज़मीर जगाता है कि बीच रात ना चली गई अकेली गाड़ी में, और वो सोचता है कि नवाब अपनी बेटी के पीछे जाएगा, तो वो कहता है नहीं, हम रिश्ते वाली औरत के पास जाते हैं और उसकी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ जो 20-21 साल की है। और रिश्ते वाली औरत से कहता है कि तुम्हारी बेटी छोटी है तो ही हमें पसंद है। तो नवाब की अपनी ही कहानी चलती रहती है, आगे जो भी हो, दुनियापुर की लड़ाई वॉट नॉट, उनकी शादी करने का शौक़ अपनी जगह है। एंड रिश्ते वाली औरत के लिए यू फील सैड, क्योंकि वो बहुत परेशान है कि मेरी बेटी कोई नवाब से शादी हो जाएगी। लेकिन फिर वही तो थी जो यंग लड़कियों को नवाब के लिए लेकर आती थी शादी के लिए, तो शायद ये उसको एक सबक मिल रहा है। रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट एट दुनियापुर। अच्छी कहानी बहुत तेज़ी से चल रही है एंड आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल क्लैश। क्या होगा? विल अना एक्चुअली बिट्रे शामीर? क्या वो सिर्फ बन रही है और शामी से शादी करने के बाद वो अपने बाप के ही ख़िलाफ़ हो जाएगी? दुनियापुर में आपको कुछ नहीं पता होता क्या होगा, जिसकी वजह से हम वो देख रहे हैं। एंड आई एम एन्जॉइंग द राइड। 4 आउट ऑफ 5। तनमन नीलो नील की बात करते हैं, और तनमन नीलो नील की तो मैं बहुत बात कर सकती हूँ, क्योंकि पूरे ड्रामे में इतने सारे सीन्स हैं, ऐसे डायलॉग्स हैं, ऐसी बातें हैं जो सब आप बाद में उनके बारे में सोचते हैं। अगर तनमन नीलो नील को डिस्क्राइब किया जाए तो शायद हम कहें कि उसका जो मेन स्टोरी का एक पार्ट है वो है ह्यूमन इमोशंस। लेकिन ये ह्यूमन इमोशंस के बारे में ड्रामा है, इसका ये मतलब नहीं है कि लोग रोते रहते हैं घंटों तक या बहुत ज़्यादा इमोशनल डायलॉग्स होते हैं। जितने डायलॉग्स की ज़रूरत होती है वो होती, साथ साथ एक्शन भी होता है, साथ साथ गन फायर होती है, मर्डर होता है, पुरानी सीक्रेट्स निकलती हैं, क्या कुछ नहीं है इस कहानी में। और तनमन नीलो नील, जितनी बार कहा जाए कम है कि इट शोज़ अस हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाकिस्तानी ड्रामास कैन बी। तो शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि शुरू से ही इतने अच्छे अच्छे सीन्स थे। एंड वो राबी और उसकी माँ का बॉन्ड फिर से आपको नज़र आता है कि वो दोस्त ज़्यादा हैं और माँ बेटी कम। राबी अपने माँ के मूड्स को पढ़ लेती है एंड माँ अपने पैर दबाती है और कहती है कि तू जितना अच्छा माँ को दबाएगी उतनी मैं तुम्हें बातें बताऊंगी। और बात वो ये बताती है कि राबी का बाप जो है वो जाके सोनू की माँ से मिलाया, तो वो ये खुशखबरी देती है राबी को। राबी बहुत खुश है। उसके बाद आप कामी के पार्ट पे आते हैं। तो कामी जो है वो जाके सलीम मिराज यानी राव कैसर के पास जाके वो सारी स्पीकर लगवाता है और वो सारी कॉन्वर्सेशन जो उसकी राव काशिफ के साथ हुई थी वो सुनाता है ज़ोर ज़ोर से। तो राव कैसर भी सुनते हैं, सारे इर्द गिर्द लोग भी सुनते हैं, और जो बातें राव काशिफ ने की होती हैं उसकी राव कैसर की फ़ैमिली के बारे में, उसकी बहनों के बारे में, वो सब सुनते हैं। और जो गुस्से से शक्ल सलीम मिराज की हो जाती है, व्हाट अ फैबुलस विलन। और कैसे फिर वो गुस्से में कुल्हाड़ी पकड़ता है, गन्स पकड़ता है और भागता है और गन फायर में राव काशिफ को मार देता है। तो वो जो पूरा सीन था एक्शन पैक्ड, और साथ साथ जब गन फायर हो रही होती है तो कामी पीछे चल रहा है गलियों में उन्हीं और हंस रहा है, स्माइल कर रहा है। और वो जो शोर है गन फायर का, उसके साथ एक म्यूज़िक है, वो भी फायरिंग जैसी ही है। और एक जैसे एक ड्रामेटाइज करने के लिए सिचुएशन, कामी अपनी पान की पीक दीवार पे थूकता है और वो खून की तरह दीवार पे रह जाती है, यानी खून बहा है। ये सीन्स सो पावरफुल। हाँ, एक बात है मुझे समझ नहीं है कि राव काशिफ के घर में इतने आराम से कैसे अपने गनमैन के साथ आ जाता है। शायद इसलिए क्योंकि उसका उस घर में आना जाना रहा है तो उसे कोई रोकता नहीं है। बट रियली व्हाट अ पावरफुल सीन एंड व्हाट अ पावरफुल ट्विस्ट टू द स्टोरी। आगे क्या होगा आप यही सोचते हैं। अब शायद राव काशिफ कामी के भी पीछे आएगा, और जब कामी के पीछे आएगा तो शायद उसके घर में भी घुस जाएगा, और शायद कामी जो सारी मक्कारियाँ करता आया है, ये सारी जो क्राइम्स करता आया है, उसकी उसे सज़ा मिलेगी। खैर, ये आगे की कहानी है। वापस आते हैं प्रेजेंट कहानी पे। अब ये है राबी और सोनू का सीन, स्वीट सीन। इट्स अ कन्फेशन ऑफ लव, सो स्वीट, दे लुक सो गुड टुगेदर एंड दे आर एक्टिंग सो वेल टुगेदर। आपको वाकई लगता है कि एक यंग लड़का और लड़की हैं एंड दे आर इन लव। तो वो कहती है कि शादी की बात हमारी सबने कर ली, लेकिन शादी हमारी है इसलिए हमारी बात करनी ज़रूरी है, तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ। तो देन सोनू सेज टू हर, कहता है कि मैंने कहा नहीं था क्योंकि मैं निभाने वाला हूँ। बहुत से लोग कहते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। तो वो कहता है कि मैं
मैं तो उस वक्त से मुझे तुम अच्छी लग गई जिस दिन तुम गाना गा रही थी और माँ रक़्स कर रही थी। तुम गा रही थी, माँ रक़्स कर रही थी और मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि इससे मुझसे मोहब्बत हो जाए, क्योंकि मुझे तो उसी दिन से हो गई थी। इट्स वेरी रोमांटिक एंड इट्स वाकई उन किरदारों पे ये सारी लैंग्वेज, ये सारी बातें इतनी अच्छी फ़िट करती हैं, क्योंकि सोनू और राबी का एक बोलने का अंदाज़ है, कम्युनिकेशन का तरीका है, तो वो इतना अच्छा फ़िट करता है। इट्स रियली सच अ स्वीट सीन एंड you're like कितना अच्छा एक ऑन स्क्रीन कपल है। लेकिन अगर आप समझें कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स राबी और सोनू हैं, तो हाँ है कुछ तक, लेकिन उससे उतने ही इक्वली पावरफुल या शायद उससे ज़्यादा थोड़े से आपकी अटेंशन लेने वाले कैरेक्टर्स हैं, वो हैं राबी के पेरेंट्स, सोच नादिया अफकन, नुमान मसूद, महनाज और एहसान, जो माँ बाप हैं। तो फिर वो जो कामी की माँ है, जो ताई है, वो जाके कहती है कि तुम्हें पता है कि वो तो सोनू की जो माँ है वो तो एहसान पहले उसे पसंद करता था और वो तुम देख लो उसे, वो कहती है कि कोई और बात है, दाल में कुछ काला है। तो माँ जो है वो बहुत अपसेट हो जाती है और राबी के पास आती है और बातों बातों में पूछती है उसकी माँ कैसी थी, सोनू कैसा लड़का है। और जैसे जैसे राबी सोनू की माँ की तारीफ़ करती है तो यू कैन सी कि कैसे वो एक औरत जिसका कॉन्फिडेंस वैसे ही इतना कम है, जितनी दुखी रहती है, जिसकी शादी के बारे में वो हमेशा अपने मियाँ के बारे में अनश्योर रही है, इनसिक्योर रही है, कैसे उसका दिल टूट रहा है। और फिर बाद में वो अपने आप को शीशे में देखती है और सोचती है कि राबी ने क्या कहा, कि वो तो माँ उसकी लड़की सी लगती है और इतनी खूबसूरत है एंड सारी बातें, तो वो आपको इनसिक्योरिटी नज़र आती है। नादिया अफकन रिमार्केबल। एंड देन आगे जाके वो जाती है राबी के फादर के पास और उससे पूछती है कि आपने क्या ये किया, और बताती है कि जो भाभी ने कहा क्या वो सच है। और उसका बाप कहता है वो कहानी ख़त्म हो गई, भाभी को क्या लगता है मुझे कोई फ़िक्र नहीं, तुम्हें क्या लगता है। अच्छा, अब एहसान का, राबी के बाप के बोलने का एक तरीका है, रुक रुक के, एहतियात से अपने अल्फाज को चूज़ कर करके, इतना वो एक पर्सनालिटी, एक अलग ही उस किरदार की पर्सनालिटी, बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज है, इतनी अच्छी तरह परफॉर्म्ड है वो। एंड फिर वो माँ कहती है और रोती है, आप उसको मिलकर आए तो आपको मुझ पर प्यार आने लगा, मुस्करा कर बोलने लगे, पार्क में सैर कराने ले गए और मैं पूरी ज़िंदगी बचतें करती रही और आप सोनू की पप्पो के घर में राशन भरते रहे। तो जब वो ये सारी बातें कहती है और मेरी तो कमर टूट गई आपके साथ, मैं तो कहीं की नहीं रही, हाँ, बाप और बच्ची की मोहब्बतों ने मेरी कमर तोड़ दी। तो फिर वो कन्फेस करता है और ये वो एक ट्विस्ट था तो हमने सोचा ही नहीं था कि हो सकता है, जहाँ वो बताता है कि कैसे सोनू के बाप का कातिल वो खुद है और जिस तरह रोते हैं नुमान मसूद, ओह व्हाट अ परफॉर्मेंस। यहाँ मैं कहती हूँ कि नहीं, ये ड्रामा सिर्फ सहर खान और शुजा असद का नहीं है। यस, वो सपोजिटली आपके रोमांटिक लीड्स हैं, लेकिन ये ड्रामा तो मुख्तलिफ़ किरदारों का है और सबसे ज़्यादा इस मिडिल एज्ड कपल का है। क्या उनका पास था और किस तरह आगे उनकी कहानी चल रही है, और अभी एक मोड़ पे हैं जहाँ जिस आदमी को कत्ल किया था उसी के बेटे से बेटी की शादी हो रही है। तो और जिस तरह दोनों की इंटरेक्शन है, फिर वो पीछे हट जाती है, वो समझ नहीं आता उसको, राबी की माँ को, कि वो क्या कहे। वो कहती है मैं सच का क्या करूँ, तो वो आदमी कहता है जो तुम्हारा ज़मीर कहे। यहाँ पे कहानी रुकी है, क्या उसका ज़मीर कहेगा। मुझे लगता है कि अगर हम मोरली देखें, सही और गलत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये बात खुल जाएगी कि उस आदमी का कत्ल वाकई राबी के बाप ने ही किया था। और फिर शायद राबी और सोनू एक साथ ना हो, शायद ये एक रियल स्टोरी हो, एक ऐसी कहानी हो जहाँ वो लड़का लड़की बाद में एक दूसरे के साथ ना हो सकें। क्या हो सकता है एक सैड एंडिंग इन दोनों के लिए, वी डोंट नो, but it's beautifully told and beautifully performed. What a drama. We want more of Tanman Neelo Neel, लेकिन अब 2 एपिसोड ही रह गए हैं. Can't wait to see the rest of it. 5 out of 5. That's it for this week. Let me know what you think. Let me know what other dramas you want me to review. I know बहुत सारे हैं, कुछ तो मैं देख ही रही हूँ जिन्हें मैंने नोट्स में नहीं लिखा, रिव्यू नहीं किया. But tell me what other drama you'd like to discuss. Catch you next time.